Good morning, students. So, in our previous classes, we have completed pituitary gland, thyroid gland, and parathyroid gland. Okay. So, in today's class, we will study the suprarenal gland or adrenal gland. In Ayurveda, it is known as Adhivrak Granthi. In Ayurveda, Sanskrit term is Adhivrak Granthi. So, suprarenal gland, adrenal gland, that question may come for 20 marks. It is as important as pituitary gland. ठीक है, क्योंकि इसका कॉर्टेक्स एंड मेडुला आपस दोनों मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है एड्रिनल ग्लैंड, मतलब जो जैसे क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन हार्मोन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन अलॉन्ग विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शंस, एड्रिनल मेडुला के फंक्शंस, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन के फंक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस अलग से 10 मार्क्स के या 5 मार्क्स के बन सकते हैं। तो यू शुड बी रेडी विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट द सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। इन आयुर्वेदा इट इज नोन एज अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर कॉल्ड द लाइफ सेविंग ग्लैंड्स और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां हैं जिनको आप लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यू मे कंफ्यूज एग्जाम में, अगर आजकल पैटर्न चेंज हुआ है ना कि 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने लगे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आप जो है पिट्यूटरी ग्लैंड लिखाएंगे, तो वो आपको नहीं करना है। आप अपने दिमाग में बसा के रखिए, लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड. It is because the absence of adrenocortical hormone causes the death within 3 to 15 days, and absence of the adrenomedullary hormone drastically decreases the resistance to mental and physical stress. So as I told you previously कि adrenal gland के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो 3 से 15 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड, क्योंकि डेथ हो रही है। एंड अगर मेडुला से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस को कॉपरेट नहीं कर पाएगी, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। आज के कलयुग में स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हर चीज़ में स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कॉप अप करने के लिए एड्रिनल के मेडुला के हार्मोन होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर एड्रिनल के मेडुला के हार्मोन आपकी बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो लाइफ सेविंग ग्लैंड और इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं टिक करना है। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो इसके जो नंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो इसके नंबर 2 होते हैं। इसकी सिचुएशन कहाँ पे? ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। तो किडनी के अपर पोल पे, राइट किडनी लेफ्ट किडनी दोनों के अपर पोल पे। तो राइट एड्रिनल ग्लैंड राइट किडनी के ऊपर होगी, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड लेफ्ट किडनी के ऊपर होगी। इसका जो शेप है, तो राइट वाली का जो शेप है वो रफली ट्रायंगुलर है, डायग्राम में दिख रहा है ना, इसका शेप रफली ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर नहीं रफली ट्रायंगुलर। और जो लेफ्ट वाली का शेप है वो सेमिलुनर है, अर्धचंद्राकार, चांद के जैसा है। तो राइट वाली का शेप जो है वो रफली ट्रायंगुलर है और लेफ्ट वाली का जो शेप है वो सेमिलुनर है। ठीक है, अब उसका साइज पढ़ते हैं। 50 30 10, लंबाई चौड़ाई मोटाई 50 30 10। ठीक है, 6 4 2 कहाँ पड़ा था? 6 4 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड में, है ना। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका 50 30 10, 50 मिलीमीटर लंबा, 30 मिलीमीटर चौड़ा एंड 10 मिलीमीटर मोटा। इसका वेट 5 to 9 ग्राम्स। इसका वेट 5 to 9 ग्राम्स। इसके पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर एड्रिनल मेडुला। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला, अंदर वाला मेडुला। ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन पे एक बार पढ़ लेते हैं। तो सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड या एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इनको लाइफ सेविंग ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कॉर्टेक्स हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो 3 से लेकर 15 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। इन केस अगर इसके जो मेडुला के हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कॉप अप नहीं कर सकता। इनकी नंबर 2 होती है। राइट वाली मतलब कहाँ होती है? किडनी के अपर पोल पे होती हैं। राइट जो एड्रिनल ग्लैंड है वो रफली ट्रायंगुलर है, लेफ्ट वाली सेमिलुनर है। इसका जो साइज़ है 50 30 10, लंबाई चौड़ाई मोटाई, और इसका जो वेट है वो 5 से 9 ग्राम है। इसके 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, दैट इज़ इनर मेडुला।
ठीक है, इतना क्लियर। अब हम आगे पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिविजिबल इनटू 3 जोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को आप 3 जोन में डिवाइड करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को आप 3 जोन में डिवाइड करते हैं। दीज जोन्स फ्रॉम आउटर टू इनर्स, मतलब बाहर से लेके अंदर की ओर, बाहर से लेके अंदर की ओर। अगर आप बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो इसके जो जोन्स हैं वो 3 जोन है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो सबसे पहले अगर हम बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर वाले साइड पे जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर। तो पूरा वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट मेडुला है। अब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर वाला फैसिकुलेटा और उसके अंदर वाला जोना रेटिकुलरिस। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या निकालता है, वो निकालता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या निकालता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। जो जोना फैसिकुलेटा है वो क्या निकालता है, ग्लूकोकॉर्टिनॉइड्स। और जो जोना रेटिकुलरिस है वो क्या निकालता है, सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जोना आपको याद रखने थे, जो बाहर वाला पार्ट था वो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा क्या नाम है, ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा क्या निकालेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फैसिकुलेटा क्या निकालेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और रेटिकुलरिस क्या निकालेगा, सेक्स स्टेरॉइड। ठीक है। तो ग्लोमेरुलोसा क्या निकाल रहा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम ही बता रहा है मिनरल्स से रिलेटेड काम कुछ करता होगा, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किससे निकलते हैं, जो ना ग्लोमेरुलोसा से। फैसिकुलेटा से क्या निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड रेटिकुलेटिस से क्या निकलते हैं, सेक्स स्टेरॉइड। तो लेट्स स्टडी द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट एक्ट ऑन द मिनरल्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नाम ही बता रहा है ना कि ऐसे कुछ हैं जो मिनरल्स पे काम करते हैं। तो कॉर्टिकॉइड्स हैं, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नेचुरल सी बात है, ये कॉर्टिकॉइड्स हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो मिनरल्स पे काम करते हैं, पर्टिकुलरली सोडियम एंड पोटेशियम्स। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो मिनरल्स पे काम करते हैं, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम पे। ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से हैं, 2 होते हैं, एक एल्डोस्टेरॉन और एक 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो एक एल्डोस्टेरॉन, एक 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन जिसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, एंड 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो फिर से आया लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। दूसरा 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है। तो इसके कॉर्टेक्स के 3 पार्ट थे, बाहर से अंदर की ओर ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है, फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है, रेटिकुलरिस से सेक्स स्टेरॉइड्स हार्मोन निकलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो मिनरल्स से रिलेटेड हैं, कौन कौन से, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम से। और इसके 2 मेन हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन एंड 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन है इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। इनके वैल्यूज़ कितनी होती हैं, दोनों की वैल्यू 0.006 मिलीग्राम्स पर डीएल, 0.006 मिलीग्राम्स पर डीएल। तो मेन जो हार्मोन है दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन। तो जिसको क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या कहा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो लेट्स स्टडी लाइफ सेविंग हार्मोन दैट इज़ एल्डोस्टेरॉन आपकी बॉडी में क्या काम करता है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में 2 थे, एक एल्डोस्टेरॉन, एक 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो जो एल्डोस्टेरॉन था वही मेन, जिसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, वही मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। उसके काम क्या हैं, चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो ऑन द सोडियम आयन, पहले ही हम बोल चुके हैं सोडियम और पोटेशियम पे ही अपना रोल प्ले करता है। तो ऑन द सोडियम आयन एल्डोस्टेरॉन का डिस्कशन मैं एक बार कर चुका हूँ, पता है कब, बता सकता है कोई, कब, जब मैंने क्या पढ़ाया था, ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ाया था, ब्लड प्रेशर। आप पीछे जाइए, पीछे जाके प्लेलिस्ट में खोलिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जब मैंने ब्लड प्रेशर पढ़ाया था, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, तो उसके अंदर मैंने बताया था एल्डोस्टेरॉन। तो जो सोडियम आयंस है उन पे एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। तो एल्डोस्टेरॉन आपकी बॉडी के अंदर नमक को ज़्यादा रोक के रखता है, सोडियम आयन को रोक के रखता है। और जब सोडियम रुकेगा तो क्या होगा, पानी रुकेगा या अब निकलेगा, याद कीजिए क्या पढ़ाया था मैंने। तो जब सोडियम रुकेगा तो पानी रुकेगा, तो जब सोडियम भी रुकेगा पानी भी रुकेगा तो सुसु कम आएगी और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, स्पेशली एल्डोस्टेरॉन, वो क्या करता है, वो सोडियम आयन का रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कौन, एल्डोस्टेरॉन।
तो जब सोडियम आयन रुक रहे हैं ज़्यादा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड वॉल्यूम पे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो व्हेन सोडियम आयंस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स द साइमल्टेनियसली वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब and water reabsorption is almost equal to sodium reabsorption, so that the net result is the increase in ECF volume. Simple. ये तो आपको पहले से ही पढ़ा होगा, आप 12th पढ़ के आए हैं कि जब भी कभी आपकी बॉडी में सोडियम आयन रुकते हैं तो पानी रुक जाता है। आपने देखा है ना कि जिन लोगों को स्वेलिंग आ रही होती है तो डॉक्टर्स क्या बोलता है, या जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है कि आप जो है कम नमक खाओ। तो कम नमक क्यों खाओ? अगर वो व्यक्ति ज़्यादा नमक खाएगा तो उसकी बॉडी में ज़्यादा पानी रुकेगा, क्योंकि नमक अगर किचन में भी खुला छोड़ दें तो गीला हो जाता है ना। तो नमक की प्रॉपर्टी है हाइग्रोस्कोपिक एक्शन, नमक पानी को रोक के रखता है। तो जब आपकी बॉडी में ज़्यादा नमक रुक रहा है, ज़्यादा सोडियम रुक रहा है, तो उसको कंपेंस करने के लिए ज़्यादा पानी रुकेगा, और जब ज़्यादा पानी रुकेगा तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम रुक गया ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। तो जब पानी आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा रुक रहा है तो नेचुरल सी बात है बीपी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन द ECF वॉल्यूम एंड द ब्लड वॉल्यूम फाइनली लीड इन द ब्लड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो आपको रटना नहीं है, हम क्या पढ़ रहे थे, हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ रहे थे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक एल्डोस्टेरॉन, एक 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। वी वर स्टडी एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन का जो मेन काम था वो क्या था, नमक को रोक के रखना। जब आपकी बॉडी में नमक रुकेगा तो पानी रुक जाएगा, जब नमक और पानी दोनों रुक जाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो पहला इफेक्ट ऑन द सोडियम आयन, दूसरा इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, तीसरा इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। Now see the on potassium ion. It increase the excretion of potassium through the renal tubule. नेचुरल सी बात है, एक को रोक रहा है तो दूसरे को निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। तो सोडियम आयन को तो ये बॉडी के अंदर रोक के रख रहा है, लेकिन पोटेशियम आयन को बॉडी से ज़्यादा निकालता है। सोडियम आयन को बॉडी के अंदर रोक के रख रहा है, लेकिन पोटेशियम आयन को बॉडी से ज़्यादा निकालता है। On hydrogen ion, it increases the secretion of hydrogen ion into tubules and it reduces the hydrogen ion concentration in the ECF. तो पोटेशियम आयन को भी निकाल रहा है और हाइड्रोजन आयन को भी बॉडी से ज़्यादा निकाल रहा है, मतलब किडनी के थ्रू, मतलब नेफ्रॉन्स के थ्रू जो पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन को बॉडी से ज़्यादा निकाल रहा है। On sweat gland and salivary gland, the sodium is reabsorbed when sweat gland under the influence of aldosterone. The sodium is reabsorbed from sweat gland under the influence of aldosterone. Thus, the loss of sodium from the body is prevented and same effect is shown on saliva. तो पसीने के थ्रू, पसीने से निकलने वाला जो सोडियम है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, थूक से निकलने वाला जो सोडियम है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो फाइनली काम क्या है कि सोडियम आयन को रोक के रखना, चाहे वो किडनी के थ्रू हो, चाहे वो सलाइवा के थ्रू हो, चाहे वो स्वेट के थ्रू हो। इंटेस्टाइन पे क्या काम करेगा? एल्डोस्टेरॉन ग्रेटली इनहेंसेस सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, स्पेशली इन द कोलॉन, एंड प्रिवेंट द सोडियम फ्रॉम फीसिस। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, आंतों से सोडियम आयन को रोकता है, और जो बड़ी आंत है, कोलॉन है, कोलॉन से भी क्या करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से फीसिस, पॉटी में जो है सोडियम आयन का लॉस ना हो पाए। तो एक सिंपल लाइन जो आपको याद रखनी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में, क्या याद रखनी है, सोडियम आयन। तो एल्डोस्टेरॉन का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन। क्या इफेक्ट होता है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन। सिंपल, इसी लाइन को आपको खींच देना है। कैसे? सबसे पहले जो इफेक्ट है सोडियम आयन, तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। जब सोडियम आयन आपकी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो पानी रुकेगा, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ECF का वॉल्यूम और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो BP बढ़ जाएगा। और जब सोडियम आयन रोक रहा है तो कुछ तो निकालेगा, क्या निकाल रहा है, ज़्यादा एक्सक्रीशन किसका कर रहा है, पोटेशियम आयन का और हाइड्रोजन आयन का। इंटेस्टाइन से भी सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, कोलॉन में पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पॉटी या फीसिस में नमक कम निकलता है। ठीक है, और इवन स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू भी नमक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी थी, क्या, एल्डोस्टेरॉन, नमक का एब्जॉर्प्शन, और सारी कहानी नमक पे बनानी है। नमक रुका, पानी रुका, BP बढ़ा, पोटेशियम निकले, हाइड्रोजन आयन निकले, थूक से नमक का एब्जॉर्प्शन, पसीने से नमक का एब्जॉर्प्शन, आपके इंटेस्टाइन में नमक का एब्जॉर्प्शन, और आपके फीसिस में कम नमक का लॉस। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट? I think no doubt. Next we will study the glucocorticoids. The glucocorticoids or cortisol is a life protecting hormone. तो हमने एल्डोस्टेरॉन में पढ़ा था, इट इज़ ए लाइफ सेविंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लाइफ सेविंग हार्मोन। नाउ वी आर सेइंग द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल इज ए लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन।
इट हेल्प्स टू विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इन द लाइफ। तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस या ट्रॉमा होते हैं तो उनको कोप करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम ही है, ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लूकोज से रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैव ए मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नेचुरल सी बात है मेटाबॉलिज्म, तो इस तरह के कॉर्टिकॉइड्स हैं जो ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं। तो इनका जो नॉर्मल लेवल है वो कॉर्टिसोल का 12 माइक्रोग्राम पर डीएल और कॉर्टिकोस्टेरॉन का 0.4 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी दो हैं, एक कॉर्टिसोल एंड एक कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरॉन में याद रखना था नमक, कॉर्टिकॉइड्स ग्लूको में क्या याद रखना है मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे क्या इनका रोल है, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय 2 वेज। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। कैसे, बाय प्रमोटिंग ग्लूकोन्यूजेनेसिस इन द लीवर फ्रॉम अमीनो एसिड्स। मतलब लीवर में अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनने लगता है ना। आपको ये तो पता होगा ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोन्यूजेनेसिस में क्या अंतर है ना। तो ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस मतलब कार्बोहाइड्रेट इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, वो तो ग्लूकोजेनेसिस है। और ग्लूकोन्यूजेनेसिस अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, दैट इज ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनने लगेंगे, कहाँ बनते हैं, लीवर में। बाय इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द पेरिफेरल सेल। तो ग्लूकोज बन तो ज़्यादा रहे थे लेकिन जो बॉडी की सेल्स हैं वो ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं। ग्लूकोज बन तो ज़्यादा रहे थे लेकिन जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं वो ग्लूकोज का अपटेक या यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। किस पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या रोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय 2 वेज। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। कैसे, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बनने लगेगा और जो बना हुआ ग्लूकोज है उसको सेल यूज़ नहीं कर पाएंगी। नेचुरल सी बात है, फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स promotes the catabolism of the protein. Glucocorticoids decrease the protein in the cells and increase the plasma amino acids and protein content in the liver by following method. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है। कैटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा, जब प्रोटीन टूटेंगी और जब प्रोटीन टूटेंगी तो क्या बढ़ेगा, अमीनो एसिड्स। कैसे, देखते हैं। In the body cell, except liver cell, the glucocorticoids decrease the protein synthesis by inhibiting amino acid transport into cell and by inhibiting the formation of RNA. तो लीवर सेल के अलावा आपकी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सब में प्रोटीन के सिंथेसिस को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रोक देता है, कम कर देता है ना। तो लीवर में तो बढ़ा रहा है लेकिन लीवर के अलावा जितने भी सोर्स हैं उन जितनी भी सेल्स हैं उन सारी सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम कर देता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेलरेट द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन को तोड़ रहा है, एंड रिलीज ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम द टिश्यू। और प्रोटीन जब टूटेंगे तो क्या निकलेगा, अमीनो एसिड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स इनटू हिपैटिक सेल। और जितना भी अमीनो एसिड बनता है वो कहाँ चला जाता है, हिपैटिक सेल्स में, लीवर सेल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, देखिए रटना नहीं है आपको सिर्फ समझना है। आप क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका किस पे रोल है, मेटाबॉलिज्म पे। सबसे पहले ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा, जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से भी बनने लगेगा और बनने के बाद जब सेल उसको यूज़ नहीं करेंगी तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। प्रोटीन पे क्या इफेक्ट है कि ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। जितनी भी सेल्स हैं लीवर के अलावा उन सब में प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोक देता है। और क्या करता है, बाकी सब जगह प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाने लगता है। और ये अमीनो एसिड्स कहाँ जाते हैं, हेपेटिक सेल्स में, लीवर के पास चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड एंड इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। जितना भी फैट था, स्टोर फैट था, वो स्टोर फैट टूटने लगेगा, किस में, फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में। तो स्टोर फैट जो एडिपोज टिश्यू है वो टूटने लगेंगे, फैटी एसिड ब्लड में आ जाएंगे और जो ब्लड में आ जाएंगे तो वो एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी में अवेलेबल है। सिंपल। तो जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका जो मेन काम है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आपको बस
पॉइंट लिंक करते हुए चलना है, रटना नहीं है। ग्लूकोज पे बढ़ा रहा था, क्यों भैया? इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज बनने के बाद उसको सेल्स यूज नहीं कर पा रही है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। प्रोटीन पे भी कैटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जितने भी बॉडी के अंदर लीवर के अलावा जितनी भी सेल्स हैं उन सब में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था। और क्या कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है तो प्रोटीन बन कम रही है तो नेचुरल सी बात है टूटेगी। टूट के प्रोटीन क्या बनता है? अमीनो एसिड्स। वो सारे अमीनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? लीवर में। ठीक है। फैट पे क्या है? जितने भी एडिपोज टिश्यू हैं वो टूटेंगे तो क्या बनेगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड कहाँ जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में फैटी एसिड क्या करेगा? एनर्जी देने के लिए रेडी रहेगा। सिंपल। देन आई ऑन वाटर मेटाबॉलिज्म। तो वाटर मेटाबॉलिज्म, तो व्हेन तो वाटर पे अब हम पढ़ते हैं वाटर मेटाबॉलिज्म। तो व्हेनेवर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टेकन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सेलरेट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, दस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। तो जब भी कभी हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी निकालने लगता है। इस तरह से वो पानी का संतुलन भी बनाने में हेल्प करता है। Next, we will see the mineral metabolism. So, glucocorticoids enhance the retention of the sodium and to lesser extent the increase the excretion of potassium. जैसे अपना वो कर रहा था कौन? एल्डोस्टेरोन सोडियम को रोक के रख रहा था, पोटेशियम को निकाल रहा था। इन द सेम वे ये भी यही काम करता है। ठीक है। तो आपको रटना कुछ नहीं था, कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, फैट हो गया, वाटर हो गया, देन मिनरल हो गया। नेक्स्ट वी विल सी ऑन बोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन एंड इनहिबिट बोन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो जैसे हमने कल पढ़ा था प्रीवियस क्लास में पैराथार्मोन में, पैराथार्मोन क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा था। कैसे? क्योंकि बोन को ऑस्टिलिटी के फैट के थ्रू तोड़ रहा था। तो इन द सेम वे ये क्या कर रहा है? बोन के अंदर मिनरलाइजेशन के डिपॉजिट को इनहिबिट करता है। बोन को मजबूत नहीं करता, बोन को कमजोर करता है। ठीक है। ऑन मसल्स पे क्या काम है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज द रिलीज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम मसल्स बाय कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो जहाँ कहीं भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है एक्सेप्ट लीवर, तो मसल्स के अंदर भी क्या करेगा? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। प्रोटीन टूटेंगी, क्या निकालेंगी? अमीनो एसिड्स। ब्लड सेल्स पे क्या काम है? डिक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग इस्नोफिल्स, डिक्रीज द नंबर ऑफ बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स की नंबर तो बढ़ा रहा था। आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल्स की नंबर तो बढ़ा रहा था, लेकिन बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स की नंबर कम कर रहा था। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो बैली बी फॉर बेसोफिल्स, ई फॉर इस्नोफिल्स, एल फॉर लिम्फोसाइट। तो बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट, घंटा बजाओ मतलब बैल, BEL। बेसोफिल्स, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स की जो नंबर है वो कम कर रहा था और आरबीसी, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स की नंबर जो है वो बढ़ा रहा था। सिंपल। तो पहले हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फिर हमने क्या पढ़ा? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फिर हमने क्या पढ़ा? लिपिड, फिर हमने वाटर, देन मिनरल, देन बोन्स, देन मसल्स एंड देन blood cells. Then we will see the CNS. तो glucocorticoids are the essentials for normal function of nervous system. Then stress. तो stress तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. It is very essential for the survival as it offer the high resistance to the body against stress. तो आपकी बॉडी को स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन वी विल सी द एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स prevent the inflammatory changes in the injured or infected tissue by acting at a early stage of inflammation. तो आपकी बॉडी में जितने भी सूजन वाले चेंजेस हैं, जितने भी इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, उन सबको कम करता है। एंटी एलर्जिक। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिवेंट द वेरियस रिएक्शंस इन द एलर्जिक कंडीशन एज इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो आपकी इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, एलर्जी को भी कम करेगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट्स। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कम कर देता है। आप जब फाइनल ईयर में जाएंगे ना, जब आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी, तब आप देखते हैं जब पेशेंट मरने वाला होता है ना, मतलब पेशेंट से शॉक चला जाता है, तो डॉक्टर उसको एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा देता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का अचानक से लाइफ सेविंग हार्मोन ना, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कर रहा है? आप समझ रहे हैं ना? ग्लूकोज दे रहा है हर जगह से, एनर्जी दे रहा है आपकी बॉडी को, भैया यूज़ करो। जब एनर्जी मिलेगी तभी तो सेल्स यूज़ करेंगी, और जब सेल्स यूज़ करेंगी, है ना, तो उस टाइम तो सिर्फ प्राण बचाना एक मेन वो होता है उद्देश्य। तो जब आप फैटल कंडीशन में होते हैं, जब आप शॉक में जाते हैं, तो आप डॉक्टर क्या करेगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देगा। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस तरह से क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने रटना नहीं है, आपने ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, फैट तो आपको याद ही है।
आपने फैट वाटर भी याद कर लिया, आपने बोन भी कर ली, आपने मसल्स भी कर ली, आपने ये ब्लड सेल्स भी कर ली, ठीक है। देन आपने एंटी इन्फ्लामेटरी, आपने एंटी एलर्जिक और एंटी सप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव, नॉट एंटी, इम्यूनोसप्रेसिव। इन्फ्लामेशन को भी कम कर रहा है, इन्फेक्शन को भी कम कर रहा है, एलर्जी को भी कम कर रहा है, लेकिन इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है ना। तो उस समय इम्यूनिटी देखना नहीं है, उस समय बस लाइफ बच जाए। तो नेचुरल सी बात है, स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, है ना, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है ना जब उस टाइम स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। तो इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, इन्फेक्शन को कम कर रहा है, एलर्जी को कम कर रहा है, लेकिन साथ साथ इम्यूनिटी को भी कम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट वी विल सी द मेल सेक्स हार्मोन। तो जो मेल एड्रिनल सेक्स हार्मोन, तो जो एड्रिनल सेक्स हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, उनको हम एंड्रोजन कहते हैं। जो मेल सेक्स हार्मोन है उनको हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन में मेन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, तो आपको पता ही है। इसके अलावा एंड्रोस्टिनॉइडिन और डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन। तो मेन हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। द एंड्रोजन्स इन जनरल्स आर रेस्पॉन्सिव फॉर मस्कुलाइन फीचर्स ऑफ द बॉडी। जैसे को ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर मैस्कुलाइन फीचर्स को डेवलप करना, मतलब एप्पल डैम, आपकी आवाज़ कर्कश होना, दाढ़ी मूछ के बाल आना, आपका जो दाढ़ी मूछ के बाल आना, आपकी आवाज़ कर्कश होना, आपके स्क्रोटम की ग्रोथ, पेनिस की ग्रोथ, आपकी मस्कुलर ग्रोथ, जो बॉडी की जो मैस्कुलाइन फीचर्स हैं वो सब डेवलप होते हैं किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। बट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर आल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इन माय प्रीवियस क्लास समवन विल आस्क मी कि निदा है आस्क कि एस्ट्रोजन सर मेल में कहाँ से बनेगा, है ना, पूछा था ना एस्ट्रोजन का क्या रोल है मेल में। तो एस्ट्रोजन का कहाँ से बनता है, तो एस्ट्रोजन जो है वो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स है उससे बनता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो अगर हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे तो 4S मतलब साल्ट रिटेंशन, नमक रोक के रख रहा है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है, शुगर मेटाबॉलिज्म एंड सेक्स करेक्टर। तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शन, तो आपको 4S रखने हैं। 4S मतलब साल्ट रिटेंशन, नमक को रोक के रखना था, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज दे रहा है, शुगर मेटाबॉलिज्म और सेक्स करेक्टर। तो 4S, 1S मतलब सॉल्ट रिटेंशन, नमक रोक रहा था, सप्लाई ऑफ एनर्जी दे रहा था, देन शुगर मेटाबॉलिज्म एंड चौथे एस का मतलब सेक्स करेक्टर, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो हाइपो फंक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो जब आपकी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब कम काम करेगी तो डिसीज हो जाएगी, दैट इज एडिशन डिसीज और क्रॉनिक एड्रिनल हाइपरप्लाजिया। जब एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स ज़्यादा काम करेगा तब जो डिसीज़ होगी दैट इज़ कुशिंग सिंड्रोम। तो एडिशन डिसीज़ कम काम करने की वजह से होती है और कुशिंग सिंड्रोम ज़्यादा काम करने की वजह से होती है। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स आपकी बॉडी में कम काम करता है तो एडिशन डिसीज़ होती है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स आपकी बॉडी में ज़्यादा काम करता है तो कुशिंग सिंड्रोम डेवलप होता है। तो एडिशन डिसीज़ एंड कुशिंग सिंड्रोम दो नाम याद रखने। एडिशन डिसीज़ जब कॉर्टेक्स कम काम कर रहा था, कम काम कर रहा था एडिशन। कुशिंग जब एड्रिनल कॉर्टेक्स ज़्यादा काम कर रहा है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ज़्यादा काम करने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम और एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम काम करने की वजह से एडिशन डिसीज़। तो एडिशन डिसीज़ एंड कुशिंग सिंड्रोम ये डिसीज़ हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होती हैं। दैट्स व्हाट वी हैव कंप्लीटेड एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, बाहर से देखेंगे ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरिस। ग्लोमेरुलोसा से निकलेगा एल्डोस्टेरोन, ग्लोमेरुलोसा से निकलेगा एल्डोस्टेरोन और उसके बाद फेसिकुलेटा से निकलेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जो रेटिकुलेरिस है उससे निकलेंगे सेक्स हार्मोन। तो आपने जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था उसमें जो मेन हार्मोन था दैट वाज